सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अब हम आ गए हैं इस वीक के पीक पे, है ना। यहां से फिर थर्सडे फ्राइडे मतलब आप ढलान की तरफ बढ़ जाओगे वीकेंड से पहले। तो पीक पे आके बैठे हुए हैं। वेडनेसडे का इंटरेस्टिंग सेशन है। कल एक्सपायरी थोड़ी गड़बड़ा गई क्योंकि 3 दिन से हो क्या रहा था, हायर लेवल से करेक्ट जरूर हो रहे थे, टिक नहीं पा रहे थे गैप अप के साथ, लेकिन फाइनली कंसोलिडेशन कह सकते थे। मतलब 3 दिन से फ्राइडे हुआ और मंडे हुआ, कंसोलिडेशन का मूड था इवन थर्सडे को। कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी। कल सरप्राइज था, आधे % के आसपास का दबाव आ गया। ग्लोब ठीक था, हम मैसिवली अंडर परफॉर्म करने शुरू कर गए। अक्रॉस द बोर्ड मूड बिगड़ा हुआ था, सारे सेक्टर्स और वो ब्रॉडर मार्केट्स। तो और इस तरह की वीकनेस के बीच में कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है, गिरफ्त बढ़ती जा रही है उनकी। खैर, आज है तो सैंडविच सेशन। स्क्वीज से आमतौर पे इस दिन उभरने की कोशिश कर लेता है भारतीय बाजार। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच खड़ा ये सेशन, देखते हैं कैसा पैन आउट होगा। लेकिन मूड माहौल है कैसा, टीम बनी कैसी है, आशीष से जान लेते हैं। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संकेत तो देखिए आपने कल बताई दी कि किस प्रकार से एक्सपायरी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी आज एशिया पूरा ऊपर है, यूएस के फ्यूचर्स ऊपर चल रहे हैं। हाँ, फिर भी 11 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी। हालांकि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कट है, थोड़ी सी नर्वसनेस है। पर अंडर परफॉर्मेंस तो स्टार्क है। हाँ, आ रहा है। पूरा एशिया बढ़िया कर रहा है, सही कर रहा है। यूएस ने अच्छा करा, 1/4 से ऑलमोस्ट 3/4% ऊपर थे वो। एग्जैक्टली। तो रिलेटिवली तो हम काफी वीक हैं, काफी वीक फ्लैट ही खुल रहे हैं। खबरों के लिए आज से भी कोई ऐसा कोई बड़ा दिन नहीं है कि बहुत बड़ी खबरें हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप ढूंढोगे बनाने के लिए भी आपको वाया वाया रूट ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो उसका एक असर देखने को मिलेगा। शुरुआत में कर देता हूं, और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है EID पेरी। कल जब चार्ट स्कैन करा था मार्केट बंद होने के बाद, तब ये स्टॉक देखा। अब दरअसल अगर आप देखें तो सबसे पहले टेक्निकल पैरामीटर्स इसके बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और शुगर स्पेस में अगर आप देखें तो अब कितना समय होगा शुगर स्पेस की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एक जमाना ऐसा था जब देखे इंटरनेशनल मार्केट्स में शुगर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, एथेनॉल पर बड़ा फोकस था, लेकिन अब इन स्टॉक्स को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इसका चार्ट काफ़ी बेहतर है, और परफॉर्मेंस भी कंपैरेटिवली पूरे सेक्टर में EID पेरी का सबसे बेहतरीन देखने को मिला। और जहां तक याद आता है कि ये शायद सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है एशिया की। और खास बात ये भी कि एक सपोर्ट जोन से स्टॉक ने बाउंस दिया है। अब दरअसल स्टॉक के अंदर वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल में 56.88% हिस्सेदारी ओन करके चलते हैं, जिसमें करीब करीब आप समझ लें कि 39,300 इनके कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टेक की वैल्यू है। वहीं अगर आप EID पेरी का मार्केट कैप देखें तो केवल 18,500 करोड़ के आसपास। तो स्टॉक के अंदर वैल्यू है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, टेक्निकल पैरामीटर्स पूरे कर रहा है, इसके लिए सबसे पहला स्टॉक रखा है इन ग्रीन। दूसरे नंबर पर है ब्लू स्टार, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, और इसका भी चार्ट काफ़ी कमज़ोर है। कल रात को मैंने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया था अपनी लिस्ट में, और ऑलमोस्ट 1 महीने का, प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 25 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको डेली चार्ट्स पर नजर आएगा। लेकिन इसके साथ एक और जो है कन्विक्शन बढ़ाने वाली चीज़ ये हो गई है कि JP मॉर्गन की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट आई है AC इंडस्ट्री पर, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पूरी ओवरऑल डिमांड है ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रही है। जो डीलर लेवल पर इन्वेंट्री बिल्टअप की समस्या Q2 तक थी, ये अभी भी बरकरार देखने को मिल रहा है। और जो GST कट के बेनिफिट्स की बात कही जा रही थी, वो अभी ग्राउंड लेवल पर विजिबल नहीं है। इन्वेंट्री अभी भी काफ़ी ज़्यादा पाइल्ड अप है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसी के चलते ब्लू स्टार टेक्निकल्स और रिपोर्ट के दम पर रखा है इन रेड। ओके, जब शो की टीज हो रही थी, मैं पढ़ रहा था, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था कि क्यों आएगी ऑल इंडिया में तेजी आएगी नहीं आएगी ये तो कहना मुश्किल है। क्यों रडार पर रहेगा ऑल इंडिया, ये बता देता हूं। ऑयल इंडिया, अच्छा, कल एक शाम को अपडेट आ रहा था कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अपग्रेड कर दिया है। इसको एक नवरत्न PSU का दर्जा दे दिया गया है। जैसे से अपग्रेड होते हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना और फिर वो महारत्ना, उतना अच्छा होता है इन कंपनीज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, डिसीजन मेकिंग के लिहाज से। तो अच्छी खबर है। अब ऑयल इंडिया इसलिए रडार पे क्योंकि नुमालीगढ़ इसकी सब्सिडरी है। मेरे ख्याल से 80% के आसपास नुमालीगढ़ रिफाइनरी का स्टेक ऑयल इंडिया के पास है।
तो ऐसे ही मैं चेक कर रहा था कि ऑयल इंडिया को स्टेटस कौन सा है, तो ऑयल इंडिया महारत्न है। नुमालीगढ़ को अब एक नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया, एक अपग्रेडेशन आता हुआ, तो ऑयल इंडिया इसीलिए रडार पे रहेगी। ऑयल इंडिया चलेगी नहीं चलेगी वो क्रूड डिसाइड करता है, और क्रूड इस समय सबड्यूड सा ही है। 62.5 के आसपास कल इक्विटी मार्केट्स ने छोड़ा था, 62.5 के आसपास ही ब्रेंट के भाव सुबह भी नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं, लेकिन खबर के चलते ऑयल इंडिया रडार पे रहेगा। खबर अच्छी है, ये देखिए 62.5 वहीं के वहीं खड़ा हुआ है क्रूड, तो वो उस कमोडिटी में टिल्ट नहीं है, इसलिए ऑयल इंडिया पे ये डिसाइड कर पाना है कि तेजी वाकई आएगी नहीं आएगी कहना मुश्किल हो जाएगा, पर खबर अच्छी है। दूसरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हालांकि कल जब सब कुछ बर्बाद दिक्कत में आ रहा था, मुनाफा वसूली हो रही थी, सरकारी एज अ पॉकेट अच्छा कर रही थी। अब उसमें खबरें भी आने लगी थी कि शायद ऐसा होने वाला एफडीआई, वो तो खारिज हो गई खबरें। देखते हैं आज सरकारी बैंक कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाई साहब, कल ओएफएस का डे 1 था, कल नॉन रिटेल की बारी थी, बेस इशू और इवन ग्रीन शू मिला के 6% बेचना था। 6% मतलब हुआ 41 करोड़ शेयर्स बेचने थे। भाई साहब बिड्स आई कल 141 करोड़ शेयरों की, यानी कि इसके बेस प्लस ग्रीन शो को मिला दूं उस पे भी 3.4 टाइम्स बिड्स आती हुई नजर आई। फ्लोर प्राइस तय करी थी 54 पे और क्लियरिंग प्राइस बैठ गई है 56.3 पे। डिमांड सॉलिड थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर्स के लिए। इसे आज के लिए रिटेल के लिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। दो हो गए, सॉरी, दोनों सरकारी। अगला स्टॉक जो है वो है वोल्टास, और जैसे कि मैं आपको ब्लू स्टार के बारे में बता रहा था, अब क्योंकि एसी खास तौर पर देखें तो रूम एसी सेगमेंट में तो वोल्टास मार्केट लीडर अभी भी बना हुआ है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर। चार्ट्स पर भी आप देखें तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वीकली चार्ट्स थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, डेली चार्ट्स पर तो आपको एक टॉपिंग आउट पैटर्न साफ नजर आएगा। अब दरअसल अगर आप देखें तो इस जेपी मॉर्गन की पूरी इंडस्ट्री रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि Q3 और Q4 ये की मॉनिटरेबल रहेंगे, लेकिन जो फेस्टिव सेल्स भी हुई है एसी की, इसमें कोई एनकरेजिंग डेटा निकल कर नहीं आ रहा है, तो कहीं से भी राहत के संकेत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन ये स्टॉक्स काफ़ी वेल करेक्टेड है, और मुझे याद आता है कि वोल्टास के नतीजे आप देखें तो बड़े ख़राब थे Q2 के, लेकिन ये स्टॉक गिरा नहीं, इनफैक्ट ऑफलोज रिकवरी और थोड़ा सा दिन के उच्चतम स्तर पर ही बंद हुआ था। तो इंटरेस्ट है यहाँ पर निवेशकों का, क्योंकि लंबी अवधि के लिए तो ये थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिलहाल के लिए चैलेंजेस भरपूर हैं, तो वोल्टास स्टॉक को भी रखा है इन रेड। डोम्स इंडस्ट्रीज, और थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे ये स्टेशनरी वाले स्टॉक्स की, ये स्टॉक बड़ा आउट परफॉर्मिंग रहा है, लगातार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। अब दरअसल अगर आप देखें तो आज एंटिक की रिपोर्ट के चलते डोम्स इंडस्ट्रीज ये स्टॉक रडार पर रहेगा। इसका भाव भी फिलहाल देखें तो 2503 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि एंटिक का जो टारगेट है काफ़ी ऊंचा है, 3250 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं, और ये बता रहे कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बॉटल नेकिंग थी सप्लाई साइड में, कैपेसिटी साइड में, जो कंपनी ने एड्रेस की है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन ये करते जा रहे हैं इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिटर्न रेशियोज, एबिटा यहाँ पर भी देखें तो इनके एस्टिमेट्स काफ़ी इंकरेजिंग नजर आ रहे हैं। तो डोम्स इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को भी रखें, लिस्ट में इन ग्रीन रखा है। अच्छा, एक क्यू ग्लोब का इंटरेस्टिंग मेरे लिए था चांदी। भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो $59 के ऊपर चांदी ट्रेड करती हुई 3:30 बजे से लेकर सुबह के बीच में $1.5 का और उछाल है। इस तरह से चांदी तेजी तूल पकड़ रही है। अभी पिछले शो में केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब और बुलिश हो रहे हैं सोने चांदी पे। मैं रख रहा हूं हिंदुस्तान जिंक को, हमारे देश का इकलौता मीनिंगफुल इंटीग्रेटेड सिल्वर प्रोड्यूसर, रडार पे रखिए भाई। इस देश में जितनी भी सिल्वर प्रोड्यूस होती है 80% के आसपास तो शायद हिंदुस्तान जिंक ही निकालता है। थंगमाइल ज्वेलरी को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी मैंने टीम में लिया था ये कहते हुए कि इसके रिजल्ट्स के बाद समझ में आ गया किस तरह के इन्वेंट्री गेन्स बने थे, और कुछ नहीं था रिजल्ट्स में। रेवेन्यू मोमेंटम अच्छा था, वो अलग है। ऑपरेशनली बीटा लॉस से बीटा प्रॉफिट क्यों आया था? क्योंकि मैसिव इन्वेंट्री गेन्स थे। मुझे लगता है थंगमाइल इसीलिए रडार पे रखेंगे क्योंकि चांदी रुक नहीं रही है, दिसंबर क्वार्टर खत्म होने को आ रहा है। ये 2 स्टॉक हो गए चांदी लिंक्ड, रडार पे रख लीजिए। अगले दो भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं। एक तो है इप्का लैब्स, यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे। एमके की तरफ से रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है, और 1700 रुपये का टारगेट यहाँ पर इप्का लैब्स पर दिया गया है। कल करीब 1430 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है।
और दरअसल ये बता रहे कि इनका जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और आगे के लिए जो ग्रोथ एलिमेंट्स हैं ये भी काफ़ी बेहतरीन वेल पोजिशनड हैं। तो इप्का लैब्स इस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते स्टॉक में एक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक है शैलेट होटल्स, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई है और एक खबर भी है। दरअसल अगर आप देखें तो इन्होंने एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया है, अथीवा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जिसमें अगर आप देखें तो 6 होटल खोले जाएंगे, 900 प्लस कमरे होंगे। और इसी के बाद जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर इन्होंने टारगेट दिया है 1070 रुपये का। अब खास बात है कि जेफरीज की तरफ से पूरे हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री को लेकर भी एक अच्छी रिपोर्ट आई है जहां पर बता रहे हैं कि Q3 और Q4 के जो ट्रेंड्स हैं ये इनकरेजिंग है, बढ़िया ट्रेंड्स हैं। इसी के चलते ना कि सिर्फ शैलेट होटल्स, आप चाहें तो दूसरे होटल स्टॉक्स को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मैंने स्टॉक को चुना है, रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 में एक लार्ज ट्रेड हुआ, हालांकि पिटा हुआ स्टॉक है। आपने एक होटल की बात करी तो एक होटल जुनिपर होटल, इसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भाई साहब, पहले तो बीएससी मैंने देखा तो उसमें 23 लाख शेयर्स की बिकवाली थी, उसके बाद एनएससी पे एडिशनल 21 लाख शेयर्स की बिकवाली। इस तरह की मैसिव सेलिंग हुई है, मतलब। और ये साल का चार्ट उठाइएगा, साल के लोस पे खड़ा हुआ और उस पे पेंशन फंड ग्लोबल ने एग्रेसिव सेलिंग कर डाली, औने पौने दाम पे। ऐसी क्या मजबूरी, खैर रेड कर दिया मैंने, बायर का नाम सामने नहीं आया और खैर कमजोरी होगा मामला क्योंकि स्टॉक 3-4% गिर के ही बंद हुआ था। इन रेड रखा है जुनिपर होटल्स को। IRFC एक फंडिंग टाई अप हुआ है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प के साथ, $300 मिलियन की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग प्लान को उन्होंने हामी भर दी है। ये इस्तेमाल करने की उस रकम का आगे चलते हुए इस खबर के चलते इन ग्रीन कर दिया है। 6 पूरे, ब्रेक के उस पार, अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है, इनफैक्ट अगले जो 2 स्टॉक हैं एक ही खबर पर मैंने चुन लिया है। खबर है कि दरअसल हिंदुस्तान कॉपर और NTPC माइनिंग के बीच में अगर आप देखें तो एक MOU, एक कोलैबोरेशन हुआ है जहां पर देखें तो एक क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग प्रोसेसेस के लिए इन्होंने दोनों कंपनीज ने करार किया हुआ है। अब दरअसल हिंदुस्तान कॉपर के पास माइनिंग की एक्सपर्टीज़ है, ऑलरेडी आप देखें तो लिथियम है और हिंदुस्तान कॉपर जो है काबिल JV जो है इसका भी हिस्सा बना हुआ है। लेकिन खास बात है कि दोनों के कोलैबोरेशन से सिनर्जी बन सकती है। कारण ये है कि मैं देख रहा था कि NTPC बहुत कैश रिच है, 11,500 करोड़ के आसपास का कैश इनकी बुक्स पर है, तो इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो एक ही बार में 2 स्टॉक्स में आपको बता दिए, एक NTPC है जिस स्टॉक को रखा है ग्रीन और एक हिंदुस्तान कॉपर है, दोनों को लिस्ट में शामिल करें। अगले 2 जो हैं उसमें एक तो रैलिस इंडिया, एक बड़े PMS ने कल खरीदारी करी है स्टॉक में 11.25 लाख शेयर्स के आसपास की। रखिए रैलिस, बहुत दिनों बाद इसी बहाने रडार पे आया है। इन ग्रीन रखा, हालांकि ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक होता है, इसके नतीजे भी बहुत ही रैटिक रहते हैं, थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिएगा। आज ग्रीन में रख दिया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, भाई बजाज फाइनेंस ने 16.66 करोड़ शेयर्स यानी कि 1.99% इक्विटी कल बेच दी। वो खबर पे तो मुहर बढ़िया लगी, 95.31 पे बेची गई है। कुल मिलाकर 1600 करोड़ रुपए जुटा लिए गए, कोई बायर का नाम नहीं आया। मैंने कहा 2 बार मैंने विंडोज दोनों एक्सचेंजेस की चेक करी, सब कुछ देखा, कहीं बायर का नाम नहीं है। पर कल के पेन के बाद साल के लोस पे खड़े हुए स्टॉक पे लेके इन ग्रीन जा रहा हूं आज के लिए। कल भी कुछ दिन के दौरान रिकवरी हुई लास्ट ट्रेड होने के बाद, वो 9% के आसपास दबाव में लास्ट ट्रेड हुआ था और 7% के आसपास बंद हुआ था, पर वो कोई मीनिंगफुल नहीं थी। इन ग्रीन रख रहा हूं, पर हमेशा बजाज फाइनेंस याद रखिएगा एक ओवरहैंग रहेगा। प्रमोटर बजाज फाइनेंस की होल्डिंग थी 88, स्टेक रिड्यूस करा है 2-2.5%, ले जानी है 75 पे, तो वो ओवरहैंग तगड़ा है स्टॉक पे, ये हमेशा ध्यान रखना है। खैर ये 2 हो गए, लास्ट 2 कौन से? लास्ट 2 है, स्टॉक आपको पसंद आएगा, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है, इस स्टॉक पर फोकस रखिएगा। एक तो मैं देख रहा था कि हाई से बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, ऑलमोस्ट 43% की गिरावट। मैकडोनल्ड्स वाला अपना वेस्ट और साउथ में जो फ्रेंचाइज है इनके पास,
मुझे खास तौर पर अगर आप देखें तो इनका जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के साथ सिंक में एक तो हाई प्रोटीन उन्होंने बर्गर्स लॉन्च किए हुए हैं। हाँ, और मैं ये देख रहा था कि नवंबर के महीने में इन्होंने मिलेट वाली रेंज भी लॉन्च की हुई है। तो जो बन्स है, पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ होल व्हीट ही मिल रहा है, मैदा वाला बन है, लेकिन अब देखें तो इन्होंने जो लॉन्च किए हैं वो मिलेट वाले भी किए हैं। तो प्रोडक्ट इनोवेशन इनका बड़ा अच्छा है। और मैं देख रहा था कुछ देसी फ्लेवर्स के भी बर्गर्स हैं इनके पास, तो इंडियन मार्केट के साथ पूरी तरीके से सिंक में है। ये इनोवेशन ये कर सकते हैं। और ये सस्टेन सबसे पहले आए थे इन ग्लोबल चेन्स में, और अब तक सबसे अच्छा फुटफॉल इनके पास है। बाकी सब आके फुटफॉल वो कहते हैं वेन आउट होने शुरू हो गए, पर इनका जलवा वैसे बना हुआ है, इनका चल रहा है। और हाई से करेक्टेड भी है तो थोड़ा सा कंफर्ट है। यहाँ पर स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। आखिरी स्टॉक है केईया इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 12 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर विजिबल है। हालांकि छोटी सी रेंज से छोटा ब्रेकआउट है, लेकिन स्टॉक पर नजर रखेंगे। कल 2% की तेजी आई थी। केईया इंडस्ट्रीज, इसको भी लिस्ट में शामिल करें। दो दिग्गज स्टॉक्स रडार पर रखता हूँ, खूब पेन से उभरे हैं, मतलब खूब पेन में चले गए। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन सैंडविच वाला खड़ा हुआ है। दो दिग्गजों को इन ग्रीन ले जा रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। एचडीएफसी बैंक को कल प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, वो बैंक निफ्टी के अपडेट्स के बाद, वो रीजिक के अपडेट्स के बाद, वेटेज के अपडेट्स के बाद ठंडे पड़े थे। आज एचडीएफसी बैंक और दूसरा एक विप्रो इन ग्रीन रखते हैं आईटी से। इंटरेस्टिंग, यूएस में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बाउंस बैक कर रहे थे। वो एआई रिलेटेड कंसर्न्स भी थोड़े से मिटिगेट हुए जब सॉफ्ट बैंक का अपडेट आ गया कि हमने क्यों एनवीडिया में स्टेक बेचा वगैरह वगैरह। खैर, इस पर आगे बातचीत करूंगा मैं। ये दोनों स्टॉक्स रखिए इन ग्रीन आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। 10-10 पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज की टीम्स का एक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले ईआईडी पेरी, सपोर्ट से एक बाउंस देखने को मिला है। साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल के स्टेक की वैल्यू काफी बढ़िया है। ब्लू स्टार और वोल्टास, इन दोनों स्टॉक को रखा है इन रेड। डोम्स पर ब्रोकरेज हाउस की बढ़िया रिपोर्ट है। इप्का लैब्स पर भी फोकस रख के चले। शैलेट होटल्स खबरों के चलते रडार पर रहेगा। एनटीपीसी और हिंदुस्तान कॉपर दोनों के बीच में कोलैबोरेशन। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड और केईया इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो स्टॉक्स आज आप रडार पर रख सकते हैं। उसमें ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंक, थंगमाइल, आईआरएफसी, रैलिस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, लेकिन शायद कल के पेन से उभर रहा हो। एचडीएफसी बैंक और विप्रो इन ग्रीन रखे। एक जूनिपर होटल्स, जबकि साल के लोस पे, लेकिन कल एग्रेसिव एफआई की सेलिंग के बीच में इसको आज के लिए लाल रखा है, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिए।